Hello everyone, this is ARK representing Arcanine. Dear all, we are going to start a very interesting session. जी हाँ, first start process. Of course आप इस इमेज से समझ रहे होंगे कि एक पर्सन है जो कि बेहद खुश हो रहा है कि उसे अपने डैड से डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो एक नए तरीके से अपना लाइफ एक नए बिजनेस वेंचर्स के साथ में ऑफ कोर्स स्टार्ट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा अंडर आईबीसी जब हम सेक्शन 80 to 93 पढ़ते हैं, जी हाँ सेक्शन 80 to 93, तो वो बताता है कि क्या ये फैसिलिटी सबको मिली हुई है। जी नहीं, ये फैसिलिटी सबको नहीं मिली हुई है। हमें समझना होगा कि ये डेट्स भी अगर याद रखिएगा डिस्चार्ज होंगे तो वही डेट्स जो क्वालिफाइंग डेट्स होंगे। जी हाँ, मैं इस सेशन में डिटेल में बताऊंगा कि वो क्वालिफाइंग डेट्स क्या हैं और उस प्रोसेस के लिए एक डेटर कैसे अप्लाई करेगा। इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता दूं फैक्ट, यहां पर जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि चैप्टर, जी हां आईबीसी के अंदर चैप्टर सेकेंड एंड पार्ट थर्ड जो कवर करता है दो एस्पेक्ट्स को, आपको याद होगा, इंडिविजुअल्स को एंड पार्टनरशिप फर्म्स को। जी हाँ, ये फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस जो है ये बेसिकली किसके लिए है? इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। अच्छा, वैसे हम लोग जानते हैं जैसे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट है जो बेसिकली बात करता है कॉर्पोरेट्स के लिए, एलएलपी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए। बट जब हम फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली बात कर रहा होता है किसके लिए? इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। इसके लिए हमें आईबीसी के ही अंडर सेक्शन याद रखिएगा 80 to 93 रीड करना पड़ेगा, समझना होगा, ताकि हम ये समझ सकें जो भाई सब खुश हो रहे हैं इनकी खुशी इसके अंदर कवर है या नहीं। जी हाँ, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, सो डियर ऑल बने रहेगा, समझेगा। और एग्जाम के लिए बोलूं तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से प्रोबेबली नहीं है, डेफिनेटली है, प्रोबेबिलिटीज नहीं कह रहा हूं, डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से आ सकता है। सो डिटेल में समझेंगे सेशन को और समझेंगे कि वो क्वालिफाइंग डेट्स कौन कौन से हैं जो एक्चुअली यहां पर एक इंडिविजुअल अपने डिस्चार्ज करा सकता है। बट याद रखिएगा आगे कोड ने ये भी क्लियर किया कि क्वालिफाइंग डेट्स के साथ साथ डेटर को कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, और एक नहीं 7 कंडीशन है। वो सातों कंडीशन अगर यहां पर डेटर सेटिस्फाइड कर रहा है तभी वो फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस में जा सकता है। मैं आपको बता दूं डेटर खुद भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी? ऑफ कोर्स माय डियर ऑल, आई नो दैट वेरी वेल, आप लोग जानते होंगे, बट नहीं जानते तो मैं बता दूं यहां डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। आप लोग जानते होंगे कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के केस में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है। अदरवाइज अगर हम लोग देखते कॉर्पोरेट और एलएलपी केसेस में तो हम जानते हैं एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो थॉरोली इस प्रोसेस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक यहां पर इंडिविजुअल या पार्टनर, जो कि चैप्टर याद देखिएगा हमारे यहां सेकंड, मतलब आईबीसी का चैप्टर सेकंड एंड पार्ट थर्ड कवर किया गया है। याद देखिएगा सेक्शन 80 to 93 इस सेशन के साथ साथ आने वाले सेशंस में कवर करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये चैप्टर जो है बेटा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान समझते हैं। मॉड्यूल साथ रखिएगा, साथ में रखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। एंड वन थिंग ऑलवेज कीप वन थिंग योर माइंड डियर ऑल, आपका देखिए प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं तो अगर कोई आपको गाइड करता है ना कि यार कैसे पढ़ लो, नहीं नोट से पढ़ लो, सी एग्जाम से पास होगा तो हमारी यही हाइलाइट्स की नोट्स हमें बहुत हेल्प करेंगे। बट अभी आपको थोरो पढ़ना चाहिए। प्रोफेशनल्स बनने के लिए, इफेक्टिव प्रोफेशनल, एफिशिएंट बनने के लिए आपको थोरो स्टडी करना है, तभी एक अच्छे पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेल रेपुटेड जॉब या अपनी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवेज मैं यहां आपसे सीधी बात करता हूं स्टडीज की। आइएगा, कोड यहां पे बात कर रहा है कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स डील्स विद इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ कॉर्पोरेट, एलएलपी, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप। ये हम लोग अब तक जानते आ रहे हैं इस बारे में, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस एनश्राइन्ड इन चैप्टर सेकंड ऑफ पार्ट थर्ड, a fresh start process is an opportunity to a debtor to enable to pay his debts, to clear off his debts in a time bound manner on fulfilling the prescribed conditions for first start process। किसके लिए? क्वालिफाइंग डेट्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या रखना है, क्या यहां पे करेगा? क्वालिफाइंग डेट्स ही क्या होंगे? डिस्चार्ज हो सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है?
कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना, तभी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। ऑलराइट सर, तो यहां इंपॉर्टेंट क्या बन गया कि हमें समझना होगा क्वालिफाइंग डेट्स के। डोंट वरी, अभी एलाबरेट करूंगा, अच्छे से इंटरप्रेट भी करूंगा, ठीक है। नाउ इंटेंट ऑफ रिस्टार्ट प्रोसेस इज टू प्रोवाइड डेटर्स विद कंपैरेटिवली स्मॉल डेट्स। अब याद रखिएगा, यहां पर कह रहा है कि जो इसके स्मॉल डेट्स है ना, उन्हीं के लिए है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या उस डेट को डिस्चार्ज कर दें? नहीं। क्वालिफाइंग डेट्स के लिए जैसे कि कोड ने बताया है 35,000 तक का ही, या रुपीज 35,000 का डेट जो होगा, याद रखिएगा, उसी को डिस्चार्ज के बाद होगा। ये 35,000 का जो अमाउंट है मैं बताऊंगा, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या कोई अदर सम्स हैं, बट कुछ सम्स जो है इंक्लूड नहीं होंगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? क्वालिफाइंग डेट्स की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब हमने वर्ड यूज किया स्मॉल डेट्स, तो इसका मतलब यहां ये नहीं है कि डिस्चार्ज आप कितने बड़ी अमाउंट को आप डिस्चार्ज करा लेंगे, नहीं। हम समझेंगे उसको, आइए देखते हैं। टू चांस टू डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स एंड रीस्टार्ट fresh without any liability. A fresh start process and alternative to insolvency and bankruptcy processes. जी हाँ, एक देखिए इंडिविजुअल्स को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस के अंदर लिया जाए, उसको ठीक है लेटर ऑन उसको यू नो व्हाट इंसॉल्वेंसी के बाद में बैंक्रप्सी की तरफ जाए, वो तो एक अल्टरनेटिव है। याद देखिए अल्टरनेटिव है। ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा? अच्छा, दो इंपॉर्टेंट बात राइज होता है कि सर मान लीजिएगा अगर इस पर्टिकुलर डेटर की एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, तो क्या वो फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस के लिए जा सकता है? आंसर इज नो। याद रखिएगा, फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन डेटर को खुद को देनी है। याद रखिए, डेटर खुद देगा। मैं फिर बोल दूं, डेटर खुद देगा। बट अगर पहले से ही कोई एप्लीकेशन अंडर आईबीसी फाइल्ड है अगेंस्ट डेटर, तो फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वन मोर टाइम टेलिंग यू बेटा, मिस्टेक नहीं करना है, डीआरटी, दैट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नाउ टू प्रिवेंट एंड कर्ब द अब्यूज ऑफ this data-centric processes, the code has aligned certain restriction on applicability and validity of the first start processes. अब ये भी है कि भैया ऐसा नहीं हो कि सब लोग फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस में चले जाएं। इसके लिए जैसे मैंने बताया क्वालिफाइंग डेट्स एंड सर्टेन कंडीशंस है, वो सारी फुलफिल होनी बेहद जरूरी है। कैसे? आइए चैप्टर के कोड एरिया में चलते हैं और समझते हैं। हु कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर स्टार्ट प्रोसेस? सेक्शन 80 जो है याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, of IBC provides a debtor who is unable to pay his debts and fulfill the below mentioned conditions and shall be entitled to make an application for a fresh start process for discharge of his qualifying debts. Again the word is being used here, qualifying debts. One more time telling you, आपको keywords पे focus रखना है qualifying debts के लिए। तो important क्या कह रहे हैं, देखिए आइएगा, amount due includes interest, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके बोल रहे हैं। ऑलराइट, और एनी अदर सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स ओन अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय डेटर फॉर लिक्विडेटेड सम। द क्वेश्चन इज, सर ये लिक्विडेटेड सम क्या है? अभी बताते हैं। ईदर इमीडिएटली और एट सर्टेन फ्यूचर टाइम। अब यहां पे समझेगा पहले इंपॉर्टेंट, लिक्विडेट सम्स जब वर्ड यूज कर रहे हैं तो वही कहना चाह रहा है, आप समझेगा इसको। मान लीजिएगा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी के बीच में, और ए ने बी से ये प्रॉमिस किया कि अगर मान लीजिएगा कोई कंडीशन ब्रीच हो जाते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ऑफ करूंगा आपके डैमेजेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर वो किसी भी रीजन से किसी कंडीशन को, कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है और उससे बी को मान लीजिएगा कोई डैमेजेस हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच डिसाइड हुआ कि डैमेजेस के लिए 20,000 रुपीज मैं आपको पे ऑफ करूंगा। ऑलराइट, ये कह रहे हैं यहां पर क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पर पर्टिकुलर सम सर्टेन सम है, डिसाइडेड है। ऑलराइट, अनलिक्विडेड जहां पर आप एक्चुअली डैमेजेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं या नहीं पता होता। ऑलराइट, बट लिक्विडेटेड में मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट डैमेजेस होने पे पे ऑफ किया जाएगा। तो कहता है इधर इमीडिएटली और एट एन सर्टेन फ्यूचर टाइम बट डज नॉट इंक्लूड। तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन में, अमाउंट्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर सम्स ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स ओन अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और बाय द डेटर फॉर लिक्विडेटेड सम्स ईदर इमीडिएटली और एट अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, या तो अभी देना या फ्यूचर में अगर डैमेजेस हुए तो। बट कहता है इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूडेड डेट्स और डेट्स टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड। अगर
सिक्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर मान लीजिए डेटर की किसी एसेट्स पर वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सिक्योर्ड है, तो जितना अमाउंट सिक्योर्ड है वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है क्वालिफाइंग डेट्स के अंदर याद देखिएगा हम कुछ डेट्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूडेड डेट्स क्या है बताएंगे, ठीक है, इस डेफिनेशन के अंदर। ये कोई अमाउंट जो है सिक्योर्ड है वो नहीं होगा। ये कहता है एनी डेट विच हैज बीन इंकर्ड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द स्टार्ट प्रोसेस। अगर कोई भी डेट अर्न या लिखिए इंकर्ड हुआ है कब, एप्लीकेशन फाइल करने से ठीक 3 महीना का पहले, तो इस ड्यूरेशन में भी याद रखिए लिए डेट्स को यहां कवर नहीं किया जाएगा। क्या हो रहा है, 3 बातें यहां पर। पहला एक्सक्लूडेड डेट्स को कवर नहीं करेंगे, दूसरा कोई अमाउंट सिक्योर्ड डेट्स का उसे कवर नहीं करेंगे, तीसरा कोई भी अमाउंट इंकर्ड किया डेट्स का prior to 3 months from the date of application of fresh start process, वो अमाउंट भी क्वालिफाइंग डेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर ये एक्सक्लूडेड डेट्स क्या है। एग्जामिनर भी याद रखिए शॉर्ट नोट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या किसी क्वेश्चन के पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सक्लूडेड डेट्स हैं क्या। समझते हैं इसे। अगर मान लीजिएगा ट्राइब्यूनल या कोर्ट आप उस डेटर के ऊपर कोई फाइन इंपोज करता है और उस फाइन को पे करने की लायबिलिटी उस डेटर की बनती है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सक्लूडेड डेट्स, एंड वो क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। मतलब उस डेट्स को आप डिस्चार्ज नहीं करा सकते हैं अंडर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो कोई भी फाइन या पेनल्टी याद देखिए इंपोज की गई है, फाइन इंपोज किया गया है बाय द ट्रिब्यूनल और कोर्ट, ऑलराइट। दूसरा मान लीजिएगा किसी लॉ में मेंटेनेंस पे ऑफ करने की लायबिलिटी अराइज हो रही है। सर क्या, हाँ जी, एक पर्टिकुलर पर्सन है ए जिसकी लायबिलिटी बन रही है टू पे द मेंटेनेंस अंडर एनी स्पेसिफिक लॉ। अब क्या हो सकता है वो लॉ, फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ के अंदर मेंटेनेंस पे ऑफ करना है, मुस्लिम लॉ के अंदर पे ऑफ हो सकता है, या पारसी लॉ के अंदर हो सकता है, या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हो सकता है, या यू नो व्हाट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ यू नो पेरेंट्स एंड सिटीजंस के लिए हो सकता है। तो मतलब सर ये मैं आपको कुछ लॉस बता रहा हूं जिन लॉस के अंदर अगर मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी बन रही है तो वो भी एक्सक्लूडेड डेट है। पहला हमने समझा क्या, फाइन इंपोज बाय द ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स जो कि एक्सक्लूडेड डेट में आएगा और क्वालिफाइंग डेट नहीं बनेगा, वो भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। सेकंड हमने बात किया लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हिंदू लॉ के अंदर हो सकता है, मुस्लिम लॉ के अंदर हो सकता है, पारसी लॉस के अंदर हो सकता है मेंटेनेंस पे ऑफ करने का, या हो सकता है कि वो प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ कोर्स डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, या मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस हो सकता है, एक्ट 2007 इसके अंदर भी हो सकता है, ऑलराइट। या कोई भी ऐसा डेट्स है जो अराइज हुआ, लायबिलिटी अराइज हुई है जो ब्रीच ऑफ यू नो व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस इसकी वजह से अराइज हुई है, जिसे हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बन गया। या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट लोन से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी अराइज हो रही है, वो एक्सक्लूडेड डेट्स में है। आइए समझते हैं। Excluded debts means liability to pay fine imposed by court or tribunal। इसको याद रखिएगा क्वालिफाइंग डेट्स में नहीं मानेंगे, ऑलराइट। फाइन imposed by court or tribunal, या liability to pay damages for negligence, nuisance, breach of statutory, contractual or other legal obligations, उसे भी यहां पर कवर नहीं किया जाएगा। याद देखिएगा वर्ड यूज हो रहा है यहां पर, damages arises because of the negligence, nuisance और breach of statutory। सर जैसे आपने लॉ टॉट पढ़ा होगा, मान लीजिएगा एक पर्सन दूसरे पर्सन को विदाउट इंटेंशन अगर डैमेजेस, मतलब मान लीजिएगा ए अपना कार पार्क कर रहा है और अनइंटेंशनली उससे दूसरे के कार को डैमेज हो गया, तो क्या वो यहां कवर होगा? आंसर नो। वो यहां पे कवर हो रहा है पे टू डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, या न्यूसेंस भी हो सकता है अगर इंटेंशनली अगर आपने कुछ काम किया है, या ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल अदर लायबिलिटीज हो सकता है। और फिर बाकी जो गड़बड़ किया हुआ है यहाँ बुक में अगर है आपके ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर कहता है लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर अ टाइम बिग इन फोर्स। जैसा भी मैंने आपको बताया हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ है, पारसी लॉज हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ यू नो फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से है, या मेंटेनेंस एंड यू नो वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस, सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 में अगर मेंटेनेंस पे ऑफ करने की लायबिलिटी बन रही है तो वो एज इट इज याद रखिएगा एक्सक्लूडेड डेट्स में ही कवर किया जाएगा, क्वालिफाइंग डेट नहीं है। ये लायबिलिटी इन रिलेशन टू अ स्टूडेंट लोन्स इज आल्सो आउट यू नो फ्रॉम द बॉक्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स।
ये डेट्स एक्सक्लूडेड डेट्स हैं, इन्हें यहां पर याद रखिएगा, हमारी डेफिनेशन जो है प्रोवाइड की गई एक्सक्लूडेड डेट्स इसमें कवर किया जाएगा और एक क्वालिफाइंग डेट्स ट्रीट नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं। इन एनी द डेट्स इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर ऑल। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। और जी हाँ, याद रखिए मैंने वैसे बताया था पहले 7 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड करनी मैंडेटरी हैं। अगर आपकी ये 7 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तभी आपकी एप्लीकेशन, मतलब एक डेटर की एप्लीकेशन अंडर चैप्टर 2 ऑफ IBC एंड पार्ट 3 इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप की एक्सेप्ट होगी फॉर फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस। कंडीशन फर्स्ट कहती है कि ग्रॉस एनुअल इनकम 60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ग्रॉस एनुअल इनकम 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एसेट्स है अगर उसके पास में, उसकी वैल्यू, जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। एंड अगर हम बात करेंगे यहां पर कि फॉर एग्जांपल कि क्वालिफाइंग डेट्स का अमाउंट तो 35,000 से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए। जी हाँ, इज नॉट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट वी कैन कंसीडर, नाउ आफ्टर दैट वी विल कंसीडर कि कहीं ना कहीं उसकी जो एप्लीकेशन है कहीं ऐसा ना हो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर या ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी या फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस के लिए ऑलरेडी सब्सिस्ट कर रही हो, उसको भी हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हम बात करें डियर ऑल, कोई ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट स्टार्ट ऑर्डर का कोई प्रीवियस ऑर्डर, जी हाँ, कोई प्रीवियस ऑर्डर ऑलरेडी पास हुआ प्रीवियस 12 मंथ्स में, प्रीवियस 12 मंथ्स में कोई फर्स्ट स्टार्ट ऑर्डर के लिए, जहां फर्स्ट रिस्टार्ट के लिए कोई प्रोसेस के लिए कोई ऑर्डर पास हो उसके फेवर में और वापस आ गया 12 महीने के अंदर, तो ऐसी कंडीशन अगर हैं तो याद रखिएगा उसकी एप्लीकेशन यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगी। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेट्स सी। A debtor may either personally or through a resolution professional may apply for a first start process if he fulfills the following conditions. Gross annual income of debtor does not exceed 60,000 rupees. Gross annual income does not exceed 60,000 rupees. इंटेंशन बहुत क्लियर है मेरा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन को देखते देखते ही याद कर लें। ऑलराइट, सो 60,000 से ज्यादा उसका याद रखिएगा ग्रॉस एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। Aggregate value of the assets of the debtor does not exceed 20,000 rupees. 20,000 से ज्यादा उसका aggregate value of the assets नहीं होगा। And aggregate of course qualifying debts उसका 35,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब 30,000 रुपीज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्वालिफाइंग डेट्स, सो एक्सक्लूडेड डेट्स हैं या डेट्स एक्सटेंड टू द सिक्योर्ड हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे। एंड याद रखिएगा जब हम क्वालिफाइंग डेट्स निकाल रहे होंगे तो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, और या कोई लिक्विडेड सम्स होंगे वो इंक्लूड होकर बोल रहे हैं 35,000 रुपीज। Now, is not an undischarged bankrupt. Of course, word जब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टनरशिप के लिए तो वर्ड यूज होगा bankrupt. I hope मेरे बच्चे जानते होंगे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था bankruptcy and liquidations में differences. All right, and he does not own dwelling units irrespective of the whether it is encumbered or not. अब dwelling units मतलब आप समझते होंगे हाउस, अपार्टमेंट्स, ठीक है, रेजिडेंस प्लेस है उसका, जहां रेजिडेंस प्लेस है वो नहीं होना चाहिए। अब कह रहा अगर चाहे अगर मान लीजिए वो है बट वो कहता है कि सर वो तो मेरा गिरवी रखा हुआ है लोन पर, तब भी याद देखिएगा नहीं माना जाएगा। मतलब उसके पास खुद का घर नहीं होना चाहिए, ना अपार्टमेंट होना चाहिए, ड्वेलिंग यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। अब फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और बैंक्रप्सी प्रोसेस नॉट सबसिस्टिंग अगेंस्ट हिम। सबसिस्टिंग है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस किसके अंदर नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस के अंदर, इंसॉल्वेंसी के अंदर या बैंक्रप्सी के अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड नो प्रीवियस फर्स्ट स्टार्ट ऑर्डर अंडर दीज प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द रिलेशन टू हिम in preceding 12 months from the date of the application first start process। मतलब पिछला 12 महीने के अंदर ना first start process का एप्लीकेशन नहीं लगा हुआ हो। ऑलराइट, सो ये कंडीशंस अगर वो 7 कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो याद रखिएगा यहां पर एप्लीकेशन उनकी डीआरटी एक्सेप्ट कर लेगा। ऑलराइट, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं बट मैंने आपको बताया कि पहले 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करनी होगी। सेक्शन 80 कहता है कि पहले हमको ये समझना होगा क्वालिफाइंग डेट्स क्या है, क्वालिफाइंग डेट्स के बाद में हमको देखना होगा कि क्या वो कंडीशंस पूरी कर रहा है कि उसकी एनुअल ग्रॉस इनकम डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज, ये हम बात करेंगे क्वालिफाइंग डेट्स डज नॉट एक्सीड 35,000 रुपीज। इसके अलावा ने बात किया कि ही इज नॉट एन अनडिस्चार्ज इन बैंकरप्सी, याद रखिएगा। एंड इसके अलावा ने बात किया
कि उसके पास कोई ड्वेलिंग यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कम्बर्ड हो या अनकम्बर्ड हो। ऑलराइट, इसके अलावा मैंने बात किया कि कोई सब्सिस्टिंग एप्लीकेशन, याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी या फेयर स्टार्ट प्रोसेस या बैंकरप्सी के लिए नहीं लगी हुई हो, और कोई भी प्रीवियस ऑर्डर फेयर स्टार्ट प्रोसेस का फाइल पास नहीं हुआ बिफोर प्रीवियस 12 मंथ्स। ना अब जब एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, जैसे लिस्ट ऑफ डेट्स आप पूरा डिटेल दीजिएगा, डेटर का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताइएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे ऑफ कर रहे हैं उसका बताइएगा, ठीक है। डेटर का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब प्रीवियस 2 मंथ्स के ईयर्स के अंदर क्या रहा है, ठीक है। कितना व्हाट सिक्योर्ड है, सारा कंप्लीट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स होंगे डेटर की। ये भी बात उसको इंश्योर करके देना पड़ेगा कि कोई भी कोई भी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का ऑर्डर प्रीवियस 12 मंथ्स में पास नहीं हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ये सारी एस्पेक्ट्स हमको जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी तब फाइल आपको बतानी होगी। ये एप्लीकेशन याद रखिएगा डेटर खुद भी कर सकता है या फिर किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करके भी करा सकता है। जैसे क्या क्या आसपास आएंगे देखो, एक बार देखते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स owned by the debtor as on date of the said application along with the details relating to the amount of each debt, interest payable thereon and the names of the creditors to whom each debt is owned। तो लिस्ट हमको कंप्लीटली देना पड़ेगा, प्लस हमको बताना पड़ेगा किस किस क्रेडिटर के लिए कितना कितना अमाउंट उसको पे ऑफ करना है, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन आपके राइज हो सकता है कि 35,000 तक बताना है, नहीं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहले क्लियर, 35,000 रुपीज तक का ही अमाउंट याद रखिएगा डिस्चार्ज होगा। तो लिस्ट वो पूरा दे सकते हैं, अगर किसी का 1 लाख तक का है वो 1 लाख तक का डिटेल देगा, बट जो डिस्चार्ज होगा वो क्वालिफाइंग डेट की कैटेगरी में आ रहा है तो डिस्चार्ज होगा 35,000 रुपीज तक का ही होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट बता दूं मैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन द ईच डेट्स ऑन सच डेट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना होगा आपको। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट्स, अगर कोई सिक्योरिटी दिया हुआ है तो उसका बताना पड़ेगा। Financial information debtor and his immediate family up to the 2 years prior to the date of application, पिछले 2 साल के अंदर उसका फिर उसके इमीडिएटली फैमिली का कितना इनकम है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन, ऑफ कोर्स पर्सनल डिटेल ऑफ द डेटर रहेगा। रीजन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, आप क्यों दे रहे हैं एप्लीकेशन, आप उसका रीजन जस्टिफाई कीजिएगा, ठीक है, कि ठीक है आप फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रीजन दीजिएगा आप इसी में क्यों अप्रोच कर रहे हैं। एंड particulars of any legal proceedings which to the debtor knowledge has been commenced against him, अगर कोई ऐसा है तो बताइएगा कि उसके, अब जैसे क्या होता है जनरली अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल जाती है तो इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड में ये सब के सब एप्लीकेशंस को स्टे लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रेडिटर ने एक्शन लिया हुआ, लीगल एक्शन लिया हुआ अगेंस्ट द डेटर, इन दैट केस जब ये एप्लीकेशन एक बार डीआरटी एक्सेप्ट कर लेगा तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड में याद रखिएगा क्या होगा, वो सारी एप्लीकेशंस होंगी जो भी क्रेडिटर ने फाइल की हुई हैं वो स्टे हो जाएंगी ड्यूरिंग दैट पीरियड। Now, confirmation that no previous start order under the provision of the code has been made in respect of the qualifying debts of the debtor in preceding 12 months. So ये कुछ याद रखिएगा एप्लीकेशन से रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की मैंडेटरी है जो यहाँ पर याद रखिएगा डेटर को सेटिस्फाइड करनी होगी। मतलब ये लिस्ट आप जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे, मतलब डेटर फाइल करेगा तो ये बातें एस्पेक्ट्स कवर करनी जरूरी है। सिंपल बात है। अब ये एप्लीकेशन से मैंने बताया कि वो खुद भी कर सकता है या फिर याद रखिएगा अपॉइंट कर सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। सेक्शन 80 अभी यहाँ पे देखिए वापस कहता है whereof applications filed under section 80 by debtor, interim moratorium shall commence on the date of filing of said application. All debts and shall cease to have effect on the date of admission or rejection on such application. And during the interim moratorium period, if any legal action or legal proceeding is pending in respect of any debts or debtor, then the same shall be deemed to have been stayed, and no creditor shall initiate any legal action proceeding in respect of such debt. During that period, उस अब कौन सा डेट की बोल रहे हैं, क्वालिफाइंग डेट्स के लिए क्रेडिटर एक्शन नहीं ले सकता। जो क्वालिफाइंग डेट्स नहीं है याद रखिए, उसके अलावा ऑफकोर्स जो आपने ऑफकोर्स लीगल एक्शन लिया वो कंटिन्यू रहेगा, बट क्वालिफाइंग डेट्स के लिए जो कि एक्सेप्ट करेगी यहाँ पर डीआरटी, उस सिचुएशन में इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड में स्टे हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहां जैसे मैंने बताया आपको अपॉइंट किया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो जब भी याद रखिएगा यहाँ पे 2 तरीके होंगे, या तो डेटर खुद कर रहा है या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थ्रू एप्लीकेशन फाइल करेगा। सेक्शन 82 जब हम बात करेंगे, याद रखिएगा 82 यहां कह रहा है 2 इंपॉर्टेंट बातों को। जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जी हां डीआरटी, आईबीबीआई जी बोर्ड को कहता है कि बोर्ड आप हमें कंफर्म करो, याद रखिएगा बोर्ड आप हमें कंफर्म करो कहीं ऐसा तो नहीं है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और वो अभी पेंडिंग है। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट याद रखिए सेक्शन 82 क्या कह रहा है, जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा इस केस के अंदर
तो यहां पर DRT मतलब एडजस्टिंग अथॉरिटी बोर्ड को, बोर्ड मतलब IBBI, ऑलराइट, इंश्योरेंस बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको विद इन 7 डेज में, 7 डेज कहां से काउंट करेंगे, जब से DRT ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। तो DRT ने एप्लीकेशन जैसे एक्सेप्ट किया फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, उसके विद इन 7 डेज में वो बोलेगी किसको, IBBI को, इस बोर्ड को, कि ये वेरीफाई करके बताइएगा कि कहीं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग तो नहीं है, ऑलराइट। फिर यहां पर बोर्ड कंफर्म करके बताएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर एक डेटर खुद एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, देन अगेन यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनेगा, एडजस्टिंग अथॉरिटी बोर्ड को बोलेगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन कि क्या कीजिएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को नॉमिनेट कीजिएगा जो कि क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और याद रखिएगा उसको नॉमिनेट और अपॉइंट करने का काम यहां पर विद इन 10 डेज में करना होगा, किसको, बोर्ड को। बात पकड़ में आ रहा है, आइए समझाते हैं, देखिए आइए। Section 82 of IBBI, where an application under 80 is filed by the debtor through the resolution professional, adjudicating authority direct the board within 7 days on the date of receipt of the application shall seek the confirmation from the board that there are no disciplinary proceeding against the resolution professional। ये आपको कंफर्म करना है, एंड बोर्ड इन राइटिंग कंफर्म करेगा, कंफर्मिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर रिजेक्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु फाइल एन एप्लीकेशन एंड नॉमिनेटिंग द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स सुटेबल फॉर द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, किसी और को नॉमिनेट करेगा। आपको याद होगा मैंने पिछले वाले सेशंस में आपको पूरा डिटेल बताया था, इंडिया के अंदर आपको प्रैक्टिकली मैंने विजिट भी कराया था कितने सारे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, नहीं है तो कोई बात नहीं, IBBI का वेबसाइट पे जाइएगा, डिटेल मिल जाएगा फर्स्ट क्लास। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 ऑफ फाइल्ड बाय द डेटर हिमसेल्फ, अगर खुद करता है, not through the registration professional, adjudicating authority again board को direct करेगा within 7 days of the receipt of the application, nominate a registration professional for the start process. The board nominate a registration professional within 10 days of the receiving the directions issued by the adjudicating authority. Adjudicating authority, one more time I'm telling you, DRT. Adjudicating authority shall board or appoint a registration professional recommended or nominated by the board. बोर्ड ने मतलब IBBI ने जो रिकमेंड किया होगा, फिर उसको DRT यहाँ पे अपॉइंट कर देगी, ऑलराइट, बाय ऑर्डर, और देन वो फिर प्रोसेस को कैरी ऑन करेगा। सर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, देखिए जब भी डेटर एप्लीकेशन फाइल करता है फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस के लिए, तो उस प्रोसेस में याद रखेगा एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वो अपनी रिकमेंडेशन एक रिपोर्ट में बनाकर DRT को, जी हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा कि वेदर सच एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द DRT, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, DRT का डिसीजन होगा। बट यहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो चेक करेगा कि क्या क्वालिफाइड डेट्स हैं, ये क्या ये कंडीशंस डेटर पूरी फुलफिल कर रहा है, जो हमने अभी 7 कंडीशंस बात की हैं, उसके बाद ये अपनी एक रिपोर्ट बनाकर DRT को देगा, और DRT मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए या नहीं की जाए। आइए सेक्शन 83 अगर बात करते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall examine the application under section 80 within 10 days of his appointment and submit a report to the adjudicating authority either recommending acceptance or rejection of application. Report by the resolution professional shall contain details of amount mentioned in the application, which is the opinion of the resolution professionals are qualifying debtor on scene and liabilities eligible for discharge under section 92 subsection 3. Later on I will tell you in detail section 92 subsection 3. Resolution professionals may call for further information or explanation in connection with the application. किससे बोलेगा, डेटर को बुला सकता है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, या कोई भी कंसर्न पर्सन जो कनेक्टेड होगा उससे, who is in the opinion of the resolution professional may provide such information. Debtor or other person, as the case may be, furnish information explanation within 7 days of the receipt of the request for additional information or explanation. सर क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को और वो चेक करेगा कि क्वालिफाइड डेट्स हैं या नहीं है, सेक्शन 92 के थ्रू ये लायबिलिटीज जो है एलिजिबल लायबिलिटीज हैं या नहीं है, डेटर से या कोई और पर्सन जो कि यहाँ पे याद रहे कंसर्न पर्सन होगा, जैसे हम बात करेंगे क्रेडिटर, तो उनको बुला के वो इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको याद रखना है 7 डेज के अंदर उनको याद रखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसको, डेटर को। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, Resolution professional shall presume that the debtor is unable to pay his debts at the date of application, have his opinion that information supplied indicates by the debtor is unable to pay his debts and he has no reason to believe that the information supplied is incorrect or incomplete. अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट, इन दैट केस याद रखिएगा वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा, रिकमेंड कर देगा कि रिजेक्ट द एप्लीकेशन, and there is no change in the financial circumstances of the debtor since the date of application enabling the debtor to pay his debts. अब मान लीजिए कोई अर्निंग्स वगैरह डेटर की हुई नहीं जब से एप्लीकेशन फाइल किया हो, फाइनेंशियल पोजीशन सेम है, इन दैट केस
क्या रहेगा वो सेम रहेगा सर, देयर इज नो चेंज। अब चेंज ही नहीं है तो बेचारा पे ऑफ ही नहीं कर पाएगा, जब पे ऑफ ही नहीं कर पाएगा तो वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल है, इस कैटेगरी में उसको लिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, कहां पर वो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। प्रेफरेंशियल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉलोइंग केसेस, बहुत सिंपल से हैं। डेटा डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन इन सेक्शन 80, अगर सेक्शन 80 के अंदर जो हमने पढ़ा था 7 कंडीशंस, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, ग्रॉस एनुअल इनकम 6000 ज्यादा आ रहा है यार, पता लग रहा है हमको, तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स 20000 ज्यादा है यार इसका, क्वालिफाइंग डेट्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 35000 ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। या ही इज नॉट एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ड्वेलिंग हाउस है उसके पास में, ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। या सब्सिस्टिंग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस चल रहा है उसके खिलाफ, या प्रीवियस ऑर्डर को पास हुए भी 12 महीने भी नहीं हुए। सो ये सारी बातें अगर हैं, सेक्शन 80 की कंडीशंस अगर चल रही हैं, तो याद रखिएगा ऑफ कोर्स वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। एंड डेट्स डिस्क्लोज इन द एप्लीकेशन बाय द डेटर आर नॉट क्वालिफाइंग डेट्स, हो सकता है सर वो एक्सक्लूडेड डेट्स की जो कैटेगरी है, कौन सा फाइन इंपोज किया कोर्ट ने वो उठा के ले आया है, मेंटेनेंस पे ऑफ करना था वो उठा के ले आया है, या ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई न्यूसेंस या नेग्लिजेंस की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या स्टैट्यूटरी लायबिलिटी राइज हुई है, वो उसको पे ऑफ करनी है, वो वहां पर कंसीडर कर रहे हैं। या कोई स्टूडेंट लोन से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स वो सारे यहाँ कवर नहीं होंगे। या जानबूझ के देखो बड़ा रहे, दैट हैज डेलिबरेटली मेड अ फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन ओमिशन, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए उसने, तो ऐसे केसेस में भी एप्लीकेशन रीजनल प्रोफेशनल रिजेक्ट कर देगा। ऑलराइट डियर ऑल, सो यहां तक के सेशन को मैंने आपको फटाफट से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। बट NIK9 का फॉरम ऑलवेज ओपन रहता है, सो अपना क्वेरी व्हाट्सएप पर, ऑफ कोर्स NIK9 के व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। नेक्स्ट सेशन में ना और डिटेल में जाएंगे, सिर्फ इस सेशन तक यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करें ताकि आपके प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट सेशन में आगे और जाऊंगा, एडमिशन के बारे में जाऊंगा, कैसे चैलेंज किया जाएगा ऑर्डर्स को, के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे, वो भी इमीडिएट आ गया, सो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल अवेलेबल है नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।